वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मानव रक्त। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। देखिए, इसमें हमने करना क्या है, पहले ह्यूमन ब्लड को ठीक तरीके से पढ़ लेना है। फिर उस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो अक्सर पूछे जाते हैं, वैसा ही 100 क्वेश्चन हम बनाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, यूपीएससी हो, ग्रुप डी हो या एनटीपीसी और भी कोई पैरामेडिकल कोई भी एग्जाम हो, आपका नहीं छूटेगा। इसलिए हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का 7 से 9% होता है। मानव शरीर का जो है ना, कुल भार का 7 से 9% क्या होता है? ब्लड होता है। ये ध्यान में रखना है। पूछ सकता है मानव शरीर में कितना प्रतिशत ब्लड रहता है, मानव शरीर का कुल भार का कितना प्रतिशत ब्लड रहता है? 7 से 9%। इसे ध्यान में रखना है, ठीक है, ये जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक, ये ध्यान, कनेक्टिव टिश्यू इसे कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है इसे, ठीक है। इसमें उपस्थित हेमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। अब पूछ देता है किसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है? क्या, किसके कारण? हेमोग्लोबिन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड। ब्लड में हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रक्त लाल होता है, ठीक है, रंग लाल होता है, ठीक है। यह चिपचिपा क्षारीय पदार्थ बेसिक, ये बेसिक होते हैं, बेसिक प्रॉपर्टी क्षारीय होते हैं, क्षारीय पदार्थ होते हैं जिसका पीएच, एक बात तो जानते हो, क्षारीय जो होते हैं, जो भी बेसिक होते हैं, उसका पीएच क्या होता है? 7 से ज्यादा है होता है। ये देखिए 7.4, अपना लोग का ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। ब्लड का पीएच जो होता है 7.4, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त शरीर के वजन का 60 से 80 मिली किलोग्राम के करीब होता है। रक्त जो होता है ना, शरीर के वजन का 60 से 80 मिलीलीटर पर किलोग्राम के करीब, मतलब 60 से 80, 1 किलोग्राम। जब आपका शरीर का वजन जो है 100 किलो है, तो उसमें 6 से 8 लीटर तक ब्लड हो सकता है। मान लीजिए 6 से 8 लीटर तक ब्लड हो सकता है, कहने का मतलब है। यहाँ देखिए 60 से 80 मिली पर किलोग्राम दिया हुआ है। मतलब आपका शरीर का भार जितना 100 केजी आपका शरीर का वेट है, तो कितना होगा? 6 से 8 लीटर तक ब्लड आपके शरीर में हो सकता है। चलिए, औसतन एक स्वस्थ शरीर में करीब कितना? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। एक स्वस्थ शरीर, मान लीजिए किसी का आपका स्वस्थ शरीर जो है, आपका शरीर औसतन जब स्वस्थ शरीर है तो उसमें 5 से 6 लीटर रक्त होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, अब हमने जानना है मानव रक्त जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह इसे डिवाइड किया गया, किस तरह डिवाइड। प्लाज्मा होता है मानव रक्त, मान लीजिए ये मानव रक्त जो होता है प्लाज्मा होता है। एक रुधिराणु होता है, इसका एलिमेंट होता है रुधिराणु। ये देखिए, ब्लड जो होता है, ब्लड में जो है 60% प्लाज्मा होता है। मानव रक्त में 60% क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है। उसके बाद रुधिराणु 40% होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ दिख रहा है आपको, ये जो है इरिथ्रोसाइट दिख रहा है, ये रुधिराणु है। ब्लड कॉर्पोसल्स जिसे कहा जाता है, ठीक है, या तो फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहा जाता है। किसको? इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, और किसको? आरबीसी या आप कह सकते हो प्लेटलेट्स। देखिए एक फैक्ट है, आप लेबोरेटरी में, मान लीजिए कोई लेबोरेटरी में रख दिया एक ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड रख दिया। ये ब्लड कल होके, मान लीजिए फ्रीज में रखना चाहिए ब्लड को, जब सैंपल के लिए लिया जाता है फ्रीज में रख दिया, वो देखिएगा आप, नीचे आके थक्का जम जाता है, और कुछ ऊपर का जो है ना, ऊपर कुछ इस तरह से व्हाइटिश कलर का दिखता है, और ऊपर जो है ना वाटरी कलर का दिखता है। जो वाटरी कलर का, पानी कलर का जो दिखता है, वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। वो जो है प्लाज्मा होता है। चलिए प्लाज्मा के बारे में हम जानते हैं। प्लाज्मा क्या? बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। बचा हुआ भोजन जो होता है और हार्मोन जो होता है, शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा। किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है? प्लाज्मा के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। प्लाज्मा क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, तरल होता है। क्या होता है? रंगहीन तरल होता है, तरल है।
रक्त का लगभग 60, हमने अभी तुरंत देखा 60% लगभग रक्त का क्या होता है, प्लाज्मा। इसका 90% प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल होता है। ये पूछा, देखिए इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। रक्त का 90% भाग, रक्त में प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल होता है। और 7% भाग प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन। और 0.009% क्या होता है, लवण होता है। और 0.1% ग्लूकोज रहता है, किसमें, प्लाज्मा में। 90 पानी रहता है, 7 दशमलव क्या रहता है, 90% जो रहता है पानी रहता है, 7% प्रोटीन रहता है, 0.9% क्या लवण रहता है, और 0.1% ग्लूकोज रहता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को अलग कर दे तो क्या बचेगा, सीरम बचेगा। ये जो प्लाज्मा आप देख रहे हैं, ये ऊपर जो है प्लाज्मा, इसमें से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन है, इसको जब अलग कर दिया जाए प्लाज्मा से, क्या हटा दिया जाए, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा क्या, सीरम बचेगा। सीरम जिसको जो अक्सर टेस्ट के लिए लिया जाता है, क्लिनिकल टेस्ट के लिए। ठीक है, सीरम। चलिए, कनिकाएं, रुधिराणु कॉर्पोसल्स जिसको कहते हैं ब्लड सेल्स। ये देखिए, रक्त में 40% भाग रुधिराणु के रूप में पाया जाता है। अभी हमने देखा 40% भाग जो है रक्त का रुधिराणु में रहता है। चलिए, लाल रक्त कनिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स इसको कहा जाता है। लाल रक्त होते हैं, श्वेत रक्त कनिकाएं होते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स कहा जाता है, ल्यूकोसाइट कहा जाता है, पट्टिकाएं होते हैं, रक्त बिंबाणु जिसको कहा जाता है, या ब्लड प्लेटलेट्स जिसको प्लेटलेट्स भी कहते हैं। कितने तरह के होते हैं कॉर्पोसल्स, कनिकाएं कितने तरह, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाल रक्त कनिकाएं के बारे में हम जानेंगे। देखिए, लाल रक्त कनिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कनिकाएं को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। ये ध्यान रखिए, एरिथ्रोसाइट हिंदी में भी पूछ देता है कि लाल रक्त कनिका को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इन कनिकाओं की जीवन अवधि कितना होता है, 20 से 120 दिन तक का होता है। जब पूछ देगा आरबीसी का जीवन अवधि कितना होता है, 20 से 120 दिन, ध्यान रखना है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो, अस्थि मज्जा जिसको कहा जाता है, अस्थि मज्जा में होता है। परंतु भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, यकृत और कहाँ, यकृत और स्प्लीन में, या प्लीहा जिसको कहते हैं। भ्रूण अवस्था में कहाँ इसका निर्माण होता है, यकृत और प्लीहा में होता है। चलिए, आरबीसी को प्लीहा के द्वारा एवं विशेष स्थिति में यकृत के द्वारा समाप्त किया जाता है। देखिए, आरबीसी जो है ना, स्प्लीन में ग्रेवयार्ड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड को कब्रिस्तान कहा जाता है, किसका, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है, प्लीहा है। प्लीहा जो जितना भी डेड आरबीसी होता है कहाँ जाके जमा होता है, प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा द्वारा एवं विशेष स्थिति में यकृत द्वारा समाप्त किया जाता है। ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर में 45 से 50 लाख लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं। लाल रुधिर कोशिकाएं 45 से 50 लाख होता है प्रति मिलीलीटर, प्रति मिलीलीटर क्यूब में। प्रति मिलीलीटर क्यूब में जो है ना 40 से 50 लाख क्या होता है, लाल रुधिर कोशिकाएं, मतलब कि आरबीसी होता है। 40 से 50 लाख आरबीसी, एक मिलीलीटर क्यूब में 40 से 50 लाख आरबीसी रहता है। चलिए, आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर को की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना। ये तो आप जानते होंगे, क्या करना होता है, ऑक्सीजन पहुंचाना। कैसे पहुंचा, पिछले क्लास में हमने एक दिखाया था, हेमोग्लोबिन होते हैं। हेमोग्लोबिन होते हैं किसमें, आरबीसी में। आरबीसी किसी में ऑक्सीजन कैसे चिपक जाता है, 4 ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से चिपक जाता है, और कहाँ चले जाता है, जहाँ जरूरी होता है ऑक्सीजन का। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। ठीक है, चलिए, प्रत्येक लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी में लगभग 280 मिलियन हेमोग्लोबिन अणु होता है। देखिए, एक आरबीसी में 280 मिलियन हेमोग्लोबिन होता है, समझ सकते हैं। जबकि 1 मिलीलीटर क्यूब में 45 से 50 लाख आरबीसी था, और उस आरबीसी में, एक आरबीसी में 280 मिलियन हेमोग्लोबिन होता है। तो समझ सकते हैं कितना हेमोग्लोबिन होता होगा शरीर में, और यही हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हेमोग्लोबिन का मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हेमोग्लोबिन का मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए स्तनधारी के लाल रक्त कण अभया उभयावतल होते हैं, मतलब बाइकनकेव होते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त के कण जो होते हैं उभयावतल होते हैं, बाइकनकेव होते हैं। ये ध्यान में रखना है, बाइकनकेव, ये दिख रहा होगा, ये चिपटा, बीच में चिपटा दिख रहा है, बाइकनकेव कहा जाता है इसको। चलिए आगे देखिए, इसमें जो है ना केंद्रक नहीं होता है। देखिए हम एक बार यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर चुके थे यार, ये जो है ना ससुरा आरबीसी ये केंद्रक वाला जो है हमको प्रॉब्लम में ला दिया, फिर हम इसको डिलीट किए। हो सकता था कि ये क्वेश्चन आ जाता और कोई पढ़ लेता, और गलत गलत जो है गलत होता है, वो तो उसका जिंदगी का सवाल होता है ना, इसलिए हम इसको फिर से डिलीट किए और एडिट किए फिर से। ये देखिए हुआ क्या था, मिस्टेक यहाँ उपस्थित अनुपस्थित हो गया था। ठीक है, यहाँ पर खिचखिचाए भी थे हम पढ़ने में, लेकिन देखिए यहाँ आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अपवाद, आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है कहाँ? ऊट और लिम्हा के रक्त में। ठीक है, आरबीसी में केंद्रक होता है कब? इम्ब्रायोनल स्टेज में, जब तक जो है ना आरबीसी ब्लड में नहीं आता है तब तक उसमें आरबीसी में रहता है न्यूक्लियस। जैसे ही ब्लड में आ जाता है, मतलब ब्लड जब कैरी करने के अवस्था में आ जाता है तब आरबीसी से न्यूक्लियस निकल जाता है। ठीक है, और क्या करता है आरबीसी से न्यूक्लियस निकला, वो काहे निकलता है? कारण ये है कि उसको जगह होना चाहिए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, न्यूक्लियस को हटा देता है, उसके पास अधिक जगह हो जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। बट ऊंट और लीमा में क्या होता है? मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, ये अपवाद में है। ठीक है, इसी में गलती हुआ था हमसे। नोट, अब देखिए भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत और प्लीहा में। रक्त को आरबीसी की संख्या की गणना करने रक्त को आरबीसी की संख्या गणना करने वाले यंत्र को हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। हीमोसाइटोमीटर से जो है ना रक्त में आरबीसी की संख्या कितना है, ये इससे किसे हीमोसाइटोमीटर से गिना जाता है। आरबीसी में उपस्थित आयरन को हीमोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोटीन कहा जाता है। भाई ध्यान में रखना है, आरबीसी में उपस्थित आयरन को हीमोटीन कहा जाता है। ये अक्सर यूपीएससी में ये दो क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं हीमोसाइटोमीटर और हीमोटीन, ये सब अक्सर यूपीएससी वगैरह में पूछा जाता है, ध्यान रखने वाली चीज है। बस आगे बढ़ा जाए। चलिए, श्वेत रक्त कोशिकाएं हम दूसरा लेक्चर में पढ़ेंगे, और फिर प्लेटलेट्स के बारे में भी दूसरा लेक्चर में पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स और श्वेत रक्त कोशिकाएं। उसके बाद हम जो है ना 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन, जिसमें पूरे ब्लड के बारे में होगा और सारा टॉपिक कवर करेगा ब्लड का, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कंपटीशन व्यू में नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू। देखिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर थोड़ा सा आगे शेयर करने का कोशिश कीजिए। इससे जो है ना थोड़ा सा मनोबल बनता है, मनोबल जितना बना रहेगा उतना हम आगे